दोस्तों, भारतीय संगीत जगत सैकड़ों संगीतकारों और गायकों की धुनों और आवाज से पिछले 90 सालों से रोशन होता रहा है। बहुत से लोगों ने इसे बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम किया है, लेकिन इन लोगों में से किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन दो ऐसे नाम हैं जिनकी कहानी के बिना यह बात पूरी तरह से कर पाना संभव नहीं है। सैकड़ों हजारों गीतों को खुद में समेटे रखने वाले इन दो लोगों ने साझेदारी में भी बहुत से बेहतरीन गाने हमें दिए हैं जो आज भी गली नुक्कड़ पर सुने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बेमिसाल साझेदारी की बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक। 4 अगस्त साल 1929 को खंडवा में आभास कुमार गांगुली यानी कि हमारे किशोर कुमार साहब का जन्म हुआ था। उस समय की भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक अशोक कुमार इनके बड़े भाई थे, इसलिए सिनेमा जगत से किशोर कुमार का परिचय बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया था। दूसरी तरफ किशोर कुमार के जन्म के लगभग 10 साल बाद बम्बई में म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के घर पर उनके एकलौते बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। और किशोर कुमार की ही तरह राहुल देव बर्मन भी 7-8 साल की उम्र से ही बॉलीवुड के माहौल में ढलने लगे थे। कहा जाता है कि आर.डी. बर्मन ने 9 साल की उम्र में ही ऐ मेरी टोपी पलट के आ गीत की धुन को तैयार कर दिया था, और फिर प्यासा फिल्म के सुपरहिट गीत सरजो तेरा चकराए के संगीत की रचना का क्रेडिट भी आर.डी. बर्मन को ही दिया जाता है। लेकिन इससे पहले बात करें उस समय की जब राहुल देव को पंचम नाम मिला था, तो कहा जाता है कि उन्हें यह नाम अशोक कुमार ने ही दिया था। एक तरफ जहां आर.डी. बर्मन के हुनर की झलक शुरू से ही नजर आने लगी थी, वहीं किशोर कुमार फिल्मों में तो काम करना चाहते थे, लेकिन बहुआयामी प्रतिभा के कारण इन्होंने अदायगी और गायकी जैसे दो अलग अलग रास्तों पर एक ही साथ चलना शुरू कर दिया। अकेले संगीत के सहारे इनका सफर देर से शुरू हुआ था। साल 1948 में जब आर.डी. बर्मन ने अपनी पहली धुन तैयार की थी, वहीं दूसरी तरफ इसी साल म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार के हुनर को पहचानते हुए उन्हें अपनी फिल्म जिद्दी का एक गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू में आवाज देने के लिए साइन किया था। यहाँ से दोनों का सफर चल पड़ा। किशोर कुमार के.एल. सहगल के मुरीद थे और हर गाना उन्हीं के अंदाज में गाते थे। साल 1950 में आई फिल्म मशाल के लिए एक दिन जब एच.डी. बर्मन अशोक कुमार के घर गए तो उन्होंने किशोर कुमार को के.एल. सहगल की आवाज में गाते हुए सुना और फिर उनके हुनर की तारीफ की, लेकिन उन्हें यह सलाह भी दिया कि नकल करने की जगह अपनी शैली बनाओ और उसी पर काम करो। आगे चलकर यही सलाह किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार को पंचम दा ने भी दिया था, जो कि पहले किशोर कुमार की तरह ही गाया करते थे। एच.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को अपनी बहुत सी फिल्मों में काम दिया और उन्हें देव आनंद जैसे बड़े अभिनेताओं की आवाज के रूप में पहचान दिलाई। एच.डी. बर्मन ने किशोर कुमार की होम प्रोडक्शन फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी अपना संगीत दिया था, और किशोर कुमार की योडलिंग को सामने लाने का श्रेय भी एच.डी. बर्मन को ही दिया जाता है। एक तरफ जहाँ किशोर कुमार एच.डी. बर्मन और बाकी बड़े संगीतकारों के जरिए बुलंदी पर पहुंच रहे थे, तो वहीं साल 1959 में आर.डी. बर्मन को पहली बार स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसे गुरुदत्त साहब बना रहे थे। इस फिल्म के लिए पंचम दा ने 2 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए थे, जिनमें से एक लता मंगेशकर ने गाया तो वहीं दूसरा शमशाद बेगम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन राज नाम की यह फिल्म कभी पर्दे तक नहीं पहुंच पाई। अब बात करें इन दो अलग अलग धाराओं की पहली मुलाकात के बारे में, तो यह कहा जाता है कि एच.डी. बर्मन ने किशोर कुमार का परिचय पंचम दा से करवाया था, जब वो एक दिन कारदार स्टूडियो में अपने किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब पंचम दा की मुलाकात किशोर कुमार साहब से हुई, उस वक्त वो एक दीवार पर बैठे हुए थे और स्टूडियो में काम करने वाले लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। इस मुलाकात के बाद किशोर कुमार ने आर.डी. बर्मन को अपनी फिल्म दूर गगन की छांव के एक दृश्य में माउथ ऑर्गन बजाने के लिए बुलाया, और यहाँ से यह म्यूजिकल साझेदारी शुरू हुई, जिसका असर दशकों बाद भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों से उतर नहीं पाया है। ये वो समय भी था जब किशोर कुमार की एक अभिनेता के तौर पर ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, और किशोर कुमार ने अदायगी और गायकी के इतर भी लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी खुद को उभारना शुरू कर दिया था। साल 1961 में आई फिल्म झुमरू के लिए कहा जाता है कि इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग का संगीत और बोल किशोर कुमार साहब ने ही तैयार किए थे। एक तरफ जहाँ किशोर कुमार का कैरियर अलग अलग ढंग से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं पंचम दा कुछ और करना नहीं चाहते थे।
उन्होंने केवल संगीत का हाथ थाम रखा था। गौरतलब है कि अब तक पंचम दा को एक आजाद संगीतकार के रूप में वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जिसके वो हकदार थे और कहीं न कहीं उसकी उन्हें जरूरत भी थी। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म भूत बंगला, तीसरा कौन और छोटे नवाब के बाद नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल में पंचम दा ने बेस गिटार का परिचय भारतीय संगीत से करवाया और यह फिल्म उनके कैरियर का आगाज साबित भी हुआ, जिसके सभी गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। महमूद साहब की फिल्म भूत बंगला के लिए पंचम दा ने पहली बार किशोर कुमार को बुलवाया और 2 गानों में उनकी आवाज का इस्तेमाल भी किया। यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि अगले 2 दशकों तक जारी रहा। साल 1968 में पड़ोसन फिल्म रिलीज हुई जिसमें पंचम दा ने किशोर कुमार को 5 गानों में अपनी आवाज देने का मौका दिया और परिणाम आज सबके सामने है। मन्ना डे के साथ उनकी जुगलबंदी कौन भूल सकता है। इस फिल्म ने किशोर कुमार को एक अलहदा गायक के तौर पर पेश किया और पंचम दा के संगीत को भी खूब पसंद किया गया। फिर अगले साल शक्ति सामंत की फिल्म आराधना रिलीज हुई जिसका संगीत सचिन देव बर्मन तैयार कर रहे थे और उन्होंने फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफी और किशोर कुमार में बराबर बांट दिया था। इस फिल्म पर काम करने के दौरान सचिन दा की तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद संगीत की जिम्मेदारी पंचम दा पर आ गई। हालांकि सचिन दा ने धुनें तैयार कर दी थी लेकिन उन पर गाना रिकॉर्ड करने का काम पंचम दा ने किया था। कोरा कागज था मन मेरा गाने के बाद पंचम दा ने 2 और गीत किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किए जिसमें से एक रूप तेरा मस्ताना के लिए किशोर कुमार को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म से किशोर कुमार, राजेश खन्ना और पंचम दा की जोड़ी तैयार हुई जिसने आगे चलकर लगभग 29 फिल्मों में काम किया। साल 1970 में फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई जिसमें आनंद बख्शी साहब के शब्दों पर एक बार फिर से पंचम दा ने अपना जादू बिखेरा और किशोर कुमार ने ये शाम मस्तानी और प्यार दीवाना होता है के अलावा 4 गानों में आवाज देकर इस जुड़ाव को अमर बना दिया। फिर अगले साल पंचम दा और किशोर कुमार की जोड़ी ने रात कली एक ख्वाब में आई और कांची रे कांची जैसे बेहतरीन गीत दिए जिसके बाद इसी साल फिल्म अमर प्रेम भी रिलीज हुई जिसमें किशोर कुमार ने चिंगारी कोई भड़के, ये क्या हुआ और कुछ तो लोग कहेंगे जैसे यादगार गीत दिए जिसमें से चिंगारी कोई भड़के को बिना का गीत माला में 5वां स्थान दिया गया था। किशोर कुमार और पंचम दा अब एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। इस जोड़ी का हर दूसरा गीत हिट होने लगा था। इसी को देखते हुए किशोर कुमार को पंचम दा से पहले जो संगीतकार काम नहीं दे रहे थे वो अब उनको मनचाहे समय और पैसों में गीत गवाने के लिए तैयार होने लगे। किशोर कुमार अब हर गाने के लिए लगभग 1,30,000 से 40,000 तक चार्ज करने लगे थे। दूसरी तरफ पंचम दा भी अब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े संगीतकारों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। उनकी प्रयोगवादिता और उनका स्टाइल लोगों को रास आने लगा था। साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता में पंचम दा ने किशोर कुमार को संजीव कुमार के आवाज के तौर पर सामने रखा और उसके बाद इसी साल रिलीज हुई फिल्म मेरे जीवन साथी में पंचम दा की धुन पर किशोर कुमार ने ओ मेरे दिल के चैन जैसे 6 बेहतरीन गानों को अपनी आवाज से अमर करने का काम किया था। एक तरफ जहां किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बने हुए थे तो वहीं बॉम्बे टू गोवा के जरिए आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को एक और उभरते हुए सितारे अमिताभ बच्चन के लिए भी गाने का मौका दिया और यह जोड़ी भी आगे चलकर कई सालों तक बरकरार रहने वाली थी। साल 1973 में पन्ना की तमन्ना है, मेरी भीगी भीगी सी और दिए जलते हैं जैसे तराने इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को दिए। इसी साल आई देव आनंद साहब की फिल्म जोशीला के एक गीत किसका रास्ता देखे की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। दरअसल अपनी आदत के अनुसार रिकॉर्डिंग से पहले किशोर दा अपने पेमेंट का इंतजार कर रहे थे पर उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही थी। ऐसे में फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा और संगीतकार पंचम दा ने उनसे कहा कि आप रिकॉर्डिंग पूरा करें, पैसे तो मिल ही जाएंगे। पर किशोर दा उन्हें किसी न किसी बहाने से टालते रहे। फिर जब उनके सेक्रेटरी ने कहा कि पैसे मिल गए हैं तब कहीं जाकर रिकॉर्डिंग शुरू हो पाई। साल 1973 में 2 फूल नाम से एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें किशोर दा ने एक गाने के 2 वर्जन गाए थे। पंचम दा ने इस फिल्म के एक अन्य गीत मुथुकुड़ी कवाड़ी हड़ा के लिए भी किशोर कुमार को चाहते थे। कहा जाता है कि इस गाने के लिए किशोर कुमार को जब फोन किया तो उन्होंने यह कहा कि इसे महमूद की आवाज में तैयार रखो, फिर मैं इसे डब कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महमूद साहब की आवाज में यह गाना सभी को काफी पसंद आ गया और फिर उन्हीं की आवाज में आशा जी के साथ इस गाने को फाइनल कर लिया गया। अगले साल आर.डी. बर्मन ने लगभग 15 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया जिसमें से हर फिल्म में किशोर कुमार ने एक या एक से अधिक गानों में आवाज दी। फिर आया साल 1975 जिसमें इस जोड़ी ने
दीवार और आंधी में 2 अलग अलग गीतकारों के साथ काम किया और फिर शोले फिल्म रिलीज हुई, जिसने न सिर्फ इस जोड़ी के सफर में 4 चांद लगाने का काम किया बल्कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा बेहतरीन फ्रेंडशिप एंथम भी सौंप दिया जिसके आगे कोई गाना नहीं निकल पाया है। साल 1976 में आर डी बर्मन के संगीत से सजी कई फिल्में रिलीज हुई, जिसमें राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म महबूबा का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। इस फिल्म के गाने मेरे नैना की धुन जब पंचम दा ने किशोर कुमार के पास भेजी तो उन्होंने कहा कि यह गाना पहले लता की आवाज में रिकॉर्ड करो क्योंकि यह बहुत ही कठिन गाना है और इसलिए वो उनकी आवाज में से पहले सुनना चाहते हैं। पंचम दा के बहुत मनाने पर भी जब किशोर कुमार तैयार नहीं हुए तो उन्होंने लता जी के आवाज में यह गाना गवाया और फिर इस गाने को किशोर कुमार ने 17-18 दिनों तक लगातार सुना और रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुए थे। संगीत के दोनों दिग्गजों का यह सफर चलता रहा। इस दौरान दोनों ने ऐसे न मुझे तुम देखो, बचना ए हसीनो, हम बेवफा हरगिज न थे और जानू मेरी जान जैसे कई सुपरहिट गीत दिए। साल 1981 में पंचम दा ने फिल्म रॉकी में एक और सुपरस्टार संजय दत्त के लिए भी किशोर कुमार को बुलाया और कुछ बेहतरीन गीतों को तैयार किया। साल 1982 में सत्ते पे सत्ता, 1983 में पुकार, 1984 में झूठा सच और फिर अगले साल हम दोनों जैसे फिल्मों के जरिए यह जोड़ी संगीत प्रेमियों के दिलों में उतरती रही। इस दौरान मासूम और बेताब जैसे कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिनमें पंचम दा की धुन पर किशोर कुमार ने कोई भी गाना नहीं गाया। साल 1987 में पंचम दा की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म डकैत का गाना मच गया शोर किशोर कुमार ने गाया था और यह गाना इस बेमिसाल जोड़ी की सफर का आखिरी गीत माना जाता है। इसी साल 13 अक्टूबर को किशोर कुमार का निधन हो गया था। इस तरह से यह शानदार और यादगार सफर खत्म हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा फिल्मों के सैकड़ों गीत तैयार हुए थे जो आज भी अपना निशान बनाए हुए हैं। किशोर कुमार के रहते हुए पंचम दा ने उनके बेटे अमित कुमार के साथ भी काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके जाने के बाद भी जारी रहा और अमित कुमार ने भी बहुत से बेहतरीन गाने पंचम दा की धुनों पर गाए। लेकिन फिर धीरे धीरे पंचम दा को काम मिलना कम हो गया क्योंकि अब नए संगीतकार और फिल्म निर्माता हिंदी सिनेमा में आ गए थे। साल 1994 में आर डी बर्मन के निधन के बाद रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी इस नायाब संगीतकार की आखिरी फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। तो ये थी भारतीय संगीत जगत के 2 दिग्गजों किशोर कुमार और आर डी बर्मन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।